हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिस्कस कर रहे हैं 25 नवंबर का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है स्पेस नॉट टाइम, और ये सेशन एडिटोरियल आपको मिलेगा 24 नवंबर मीन्स कल के न्यूज़पेपर में। स्पेस नॉट टाइम का मतलब क्या हुआ कि जगह तो है लेकिन समय नहीं है, ठीक है। स्पेस है, टाइम नहीं, तो इसके बारे में बात है। स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में नहीं है, ऐसा मान लीजिए। बाकी किस बारे में है वो सब आपको पता लगेगा पूरा पढ़कर। तो इसमें अप्रोच क्या रहती है, नए बच्चों को बता दूं मैं कि हम लोग ट्रांसलेट तो करते ही हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे हम सीखते हैं ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, सब कुछ एक साथ। और ये 3 सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन, तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वहाँ आपसे अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 3 सेक्शंस कौन कौन से, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। वैसे आपको अगर ये पता लगाना हो कि कौन सा सेशन आज ठीक 5 बजे मिलेगा आपको शाम को, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आशीष क्लासेस के नाम से आपको लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहाँ पे भी जुड़ जाएं आप, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। तो इन प्लेटफॉर्म से आप पता लगा सकते हैं, अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं कि कौन सा सेशन होगा, किस तरह के वो कैब आपको मिलनी है, क्या कुछ खास चल रहा है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से अपडेट प्राप्त कर पाएंगे। द ऑनगोइंग हियरिंग बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखो, ऑनगोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। किसके समक्ष? एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और बेंच वैसे होती है जजेस का समूह, पीठ जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब न्यायाधीश की जो पीठ होती है उसमें अगर सदस्यों की संख्या, इसमें आप देख लीजिएगा, गूगल करेंगे तो एक संख्या होती है, उस संख्या कम से कम उतने मेंबर्स हो, कम से कम जैसे 5 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसके सामने जो ये हियरिंग चल रही है, ऑन द नीड, किस बात को लेकर सुनवाई चल रही है? आवश्यकता को लेकर। आवश्यकता किसको लेकर है? टू हैव ए न्यूट्रल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम। तो आवश्यकता इस बात को लेकर है कि एक न्यूट्रल मैकेनिज्म हो, एक क्या हो, एक बिल्कुल स्वाभाविक सिस्टम हो, ठीक है। किसका? फॉर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए। नियुक्ति किसकी करनी है? इलेक्शन कमिश्नर्स की, चुनाव आयुक्तों की। रेजेज, ये हियरिंग है, इसकी वर्ब है, ये यहाँ रेज करता है, उठाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न। किसको लेकर? ऑन द इलेक्शन बॉडीज फंक्शनल इंडिपेंडेंस, कि जो चुनाव आयोग है उसकी जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, उसको आज़ादी है कि वो अपना कार्य अपने हिसाब से कर सकता है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। सब्जेक्ट है ऑनगोइंग हियरिंग, वर्ब है रेज, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो इसमें काम की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले द का प्रयोग करेंगे। एक काम की बात यह है कि राइज और रेज 2 वर्ब्स होती हैं, देखने पे लगती हैं एक जैसी हैं। राइज इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, मीन्स इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जबकि रेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। ये दोनों में अंतर है। रेज का मतलब उठाना होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप समझ सकते हैं, दे ही रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है? जो ऑनगोइंग हियरिंग है, जो कंटिन्यूअस हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है, किसके समक्ष? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के समक्ष। ये कौन से कहाँ की बेंच है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। किस बात को लेकर चल रही है? इस आवश्यकता को लेकर कि एक न्यूट्रल मैकेनिज्म हो, एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो, एक सिस्टम हो, किसका? इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये जो सुनवाई है ये यहाँ पे प्रश्न खड़ा करती है, किसको लेकर? इलेक्शन बॉडी जो है, चुनाव आयोग जो है, उसके फंक्शनल इंडिपेंडेंस को लेकर, उसकी जो एक कार्य करने की जो एक इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम उसको मिली हुई है, उसको लेकर। फंक्शनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्यों है? क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, जिन वर्ड्स के एंड में ENCE होता है वो सब नाउन होते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जनरली इंजॉयड, जो भारत का चुनाव आयोग है उसने सामान्यतया इंजॉय किया है किस चीज़ को? हाई रेपुटेशन फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर पोल्स। इसको मतलब एक अच्छी मतलब प्रतिष्ठा हासिल है किस चीज़ की? कि इसने हमेशा ही बड़े ही फ्री और फेयर तरीके से चुनाव करवाए हैं। पोल्स का मतलब होता है इलेक्शन, बहुत ही फ्री तरीके से और फेयर तरीके से। फेयर का मतलब बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया, मतलब पक्षपात नहीं हुआ, जस्ट तरीके से। सिंस द डॉन ऑफ द रिपब्लिक, कब से? जब से गणतंत्र लागू हुआ, जब से हमारे देश में चुनाव होने लग गए हैं, लोकतंत्र आया है, तब से। डॉन का मतलब यहाँ पे क्या है? इंसेप्शन है, या फिर आप इसे कहेंगे बिगिनिंग, इंसेप्शन कह सकते हैं,
या बिगिनिंग कह सकते हैं, या स्टार्ट कह सकते हैं। प्रारंभ को बोलते हैं क्या? इंसेप्शन। ऑल्दो नॉट इम्यून टू, यद्यपि ये इम्यून नहीं है। इम्यून का मतलब बचे हुए होना, प्रोटेक्टेड होना। यद्यपि ये बचा हुआ नहीं है, या फिर कहें कि इस आधार पर अगर बात करें तो ये इसने हालांकि वैसे तो फ्री और फेयर चुनाव करवाए, लेकिन इस पर आरोप लगते रहे हैं। आरोप किसका? कि फेवरिंग द रूलिंग पार्टी। जब जब जो पार्टी सत्ता में रही है उसका इसने सपोर्ट किया है, ऐसे आरोप इस पर लगते रहे हैं। इससे यह अछूती नहीं रही है। इम्यून के साथ में टू लगता है। इम्यून का मतलब लिख लीजिए नॉट अफेक्टेड, जो प्रभावित ना हो। नॉट अफेक्टेड, चूंकि पहले नोट लगा दिया था इसने, इसलिए ये कहेंगे अफेक्टेड, प्रभावित हुई है। तो सब्जेक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वर्ब है इसकी हैज़ इंजॉयड। जनरली है एडवर्ब। तो सामान्य केस में अगर बात करें तो चुनाव आयोग जो भारत का है वो काफ़ी मतलब एक प्रतिष्ठा रखता है, इज्जत रखता है इस बात की कि फ्री और फेयर चुनाव करवाए हैं इसने। कब से? जब से रिपब्लिक लागू हुआ है भारत का, गणतंत्र भारत में आया है। ऑल्दो होता है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। मतलब ये कब लगता है? जब आपको मतलब कहें कि जब विरोधाभासी वाक्य हों, अलग अलग प्रकृति के वाक्य हों, उनको जोड़ना हो। तो यद्यपि ये इम्यून नहीं रहा है, हालांकि वैसे तो इसने बड़े निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए, लेकिन फिर भी इस पर आरोप लगते रहे हैं। किसके आरोप? तो ऑ प्रेपोजिशन है, इसके साथ आईएनजी लगेगा। इस पर रूलिंग पार्टी का फेवर करने के आरोप लगते रहे हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका इसने फेवर हमेशा किया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर देखिए हाउएवर, हालांकि। गिवन, गिवन का मतलब होता है कंसिडरिंग। गिवन एक प्रेपोजिशन है। गिवन है एक प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग, मतलब इस चीज़ को देखते हुए। क्या मतलब है इसका? कंसीडरिंग, इसको देखते हुए। तो हालांकि इस चीज़ को देखते हुए कि कोर्ट का वोकल कंसर्न रहा है। वोकल क्या होता है? वोकल का मतलब है फोर्थराइट कह सकते हो, वैसे ये एडजेक्टिव है, इसको कह सकते हो फोर्थराइट, या फिर कह सकते हो आउटस्पोकन। फोर्थराइट या आउटस्पोकन या फ्रैंक, बिल्कुल मतलब मुखर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। कंसर्न मतलब चिंता। अबाउट द ईसीआईज इंडिपेंडेंस, किसको लेकर? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर। हालांकि इस चीज़ को देखते हुए कि कोर्ट की काफ़ी मुखर एक चिंता रही है, किसको लेकर? ईसीआई की इंडिपेंडेंस को लेकर। द रेलेवेंट क्वेश्चन नाउ, अब प्रासंगिक प्रश्न ये है कि वेदर द कमिश्नर्स शुड बी अपॉइंटेड, प्रश्न ये है कि क्या जो चुनाव आयुक्त हैं उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। किसके सिफारिश पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडी, एक स्वतंत्र निकाय के अनुशंसा पर, उसकी सिफारिश पर। गिवन हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का लगता है ऑब्जेक्ट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट है इसका। और फिर इसके बाद में एक और नाउन लगा दिया इसने कंसर्न, और ये हो गया एडजेक्टिव यहाँ पे वोकल। तो हालांकि इस चीज़ को देखते हुए कि कोर्ट काफ़ी चिंतित रहा है इस चीज़ को लेकर कि चुनाव आयोग है उसकी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। तो अब जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नाउन है, रेलेवेंट एडजेक्टिव है, जो प्रासंगिक प्रश्न है वो ये है। रेलेवेंट क्वेश्चन की वर्ब इज है, नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेदर लगाते हैं हम जब प्रश्न पूछा जाता है तो कंजंक्शन के रूप में। प्रश्न ये उठता है कि क्या जो कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। किसको लेकर नियुक्ति? इंडिपेंडेंट बॉडी की अनुशंसा पर या फिर कहें सिफारिश पर नियुक्ति होनी चाहिए क्या? ये एक प्रासंगिक प्रश्न बनता है, रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 324(2) एनविजिज, एनविजिज क्या होता है? ENVISAGE। इनविजिज का मतलब होता है परिकल्पना करना, आप इसे फोरसी कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसे प्रेडिक्ट कह सकते हो। तो फोरसी कह दीजिए या प्रेडिक्ट कह दीजिए, मतलब एक प्रकार से यूँ कह सकते हो परिकल्पना करना, पूर्वानुमान लगाना, पहले से कुछ सोचना, ये सब है। तो आर्टिकल 324 जो है वो यहाँ परिकल्पना करता है किस चीज़ की? पार्लियामेंट्री लॉ, एक संसदीय कानून की, इस पर्पज़ के लिए। मतलब आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद है, ये जो धारा है, इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है, ऐसा मान लो। परिकल्पना करना मतलब प्रावधान होना, तो इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है संसदीय कानून का इस पर्पज़ के लिए, लेकिन नो लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड सो फार, लेकिन इस बारे में कोई भी कानून अब तक बना नहीं है। इनेक्ट का मतलब होता है मेक लॉ। इनेक्ट का मतलब क्या होता है? मेक लॉ, कानून बनाना। और सो फार का मतलब क्या होता है? अनटिल नाउ। सो फार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अनटिल नाउ, अब तक, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
आगे देखिए, द गवर्नमेंट इज पुशिंग बैक, ये क्या होता है पुश बैक? पुश बैक एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ओपोज करना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ओपोज करना, विरोध करना। गवर्नमेंट जो है विरोध कर रही है, किसका? स्ट्रांगली, मतलब किस तरीके से? स्ट्रॉन्ग तरीके से एडवर्ब है, किसके खिलाफ? द कोर्ट्स अपेरेंट इंक्लिनेशन। अपेरेंट क्या होता है? अपेरेंट का मतलब है एविडेंट, बिल्कुल स्पष्ट। एविडेंट कह सकते हो, सीमिंग कह सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी या प्रोक्लिविटी। टेंडेंसी या फिर कहेंगे प्रोक्लिविटी, प्रवृत्ति कह दो, हिंदी में क्या कह सकते हो? प्रवृत्ति। ठीक है, तो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो विरोध कर रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, किसके खिलाफ? कोर्ट का जो स्पष्ट यहाँ पे एक झुकाव बना हुआ है, किसको लेकर? झुकाव है डिवाइस करने में। डिवाइस का मतलब होता है फॉर्मुलेट, बनाना, निरूपित करना, कि कोर्ट बनाना चाहता है क्या? एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, एक स्वतंत्र सिस्टम। पॉसिबली अ सिलेक्शन कमेटी, हो सकता है संभवतया एक चयन समिति बना दे और उसमें शामिल हो। दैट इंक्लूड, दैट आ रहा है इस समिति के लिए, इसमें शायद हो सकता है शामिल हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हो। ठीक है, एक बार फिर समझना, गवर्नमेंट की वर्ब इज पुशिंग बैक है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन होता है पहले वाले शब्द को कनेक्ट करना। तो कमिटी की वर्ब है वो इंक्लूड्स है। ठीक है, इंक्लिनेशन का मतलब ये है टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी, हिंदी में प्रवृत्ति कहेंगे। पुशबैक का विरोध करना है। तो गवर्नमेंट बहुत ही कड़े तरीके से विरोध कर रही है किसका? जो कोर्ट का एक बिल्कुल ही एक स्पष्ट सा प्रवृत्ति दिख रही है कि कोर्ट यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बनाना चाहता है, विशेष करके एक चयन समिति बनाना चाहता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होगा। ठीक है, उसका विरोध कर रही है। द परसीव्ड लेजिस्लेटिव वैक्यूम, परसीव का मतलब क्या है? PERCEIVE, परसीव का मतलब होता है नोटिस करना, अंडरस्टैंड करना, समझना कह सकते हो। ठीक है, तो परसीव्ड लेजिस्लेटिव का मतलब वैधानिक होता है। वैक्यूम का मतलब निर्वात या खाली को बोलते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जो चीज़ एकदम रिक्त है उसको बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल U आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वैक्यूम की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो परसीव्ड लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, तो जो एक वैधानिक एक वैक्यूम है, मतलब कहें कि इस संबंध में कोई कानून नहीं है, ये जो एक खाली जगह बनी हुई है, ये जो आपने ऑब्जर्व की है, नोटिस की है, जिसको समझा है, तो ये वैक्यूम कुड प्रोवाइड, हो सकता है कि प्रोवाइड करे। कुड पॉसिबिलिटी के लिए आता है, संभावना बताता है, तो हो सकता है कि प्रोवाइड करे क्या? एन ओकेजन, एक अवसर, किसको? कोर्ट को। किस लिए? कि वो एक पैसा प्रोसेस फ्रेम कर दे, ऐसी प्रक्रिया बना दे ऑन इट्स ओन, अपने आप से, समथिंग द गवर्नमेंट क्वाइट राइटली वांट्स टू अवॉइड, कुछ ऐसा जो गवर्नमेंट बिल्कुल सही सही अगर समझें तो वो अवॉइड करना चाहती हो। ठीक है, तो वैक्यूम की वर्ब है वो कुड प्रोवाइड है, यहाँ पे गवर्नमेंट की वर्ब है वो वांट्स है, और क्वाइट राइटली में ये आपका एक एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है। ठीक है, क्वाइट वैसे किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता तो बता सकता है, लेकिन क्वाइट की विशेषता कोई नहीं बता सकता। मतलब क्वाइट से पहले कभी एडवर्ब नहीं आता है, याद रखना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। क्वाइट किसी दूसरे शब्द की विशेषता तो बताएगा, क्वाइट किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन क्वाइट को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्वाइट से पहले कोई दूसरा एडवर्ब आ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एन इंडिपेंडेंट बॉडी की एक स्वतंत्र निकाय डूइंग द सिलेक्शन, जो कि सिलेक्शन करेगी, विल एनहांस और बढ़ाएगी द ECI's इंडिपेंडेंस, ECI की आज़ादी को। बट द कोर्ट विल हैव टू, लेकिन कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, इफ़ इट वांट्स टू स्पेल आउट, कि क्या ये समझाना चाहता है। स्पेल आउट का मतलब होता है क्लैरिफाई करना या एक्सप्लेन करना। तो कोर्ट को यहाँ पे ये स्पष्ट करना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि क्या कोर्ट यहाँ पे स्पेल आउट करना चाहता है इट्स कंपोजिशन, कि वो बनेगा कैसे, कंपोज कैसे होगा, या फिर इस बात को पार्लियामेंट पर छोड़ना चाहता है, संसद के हवाले छोड़ना चाहता है। सब्जेक्ट है डाउट, वर्ब है इज, देयर से स्टार्ट है इसलिए इन्वर्जन है। देयर से जब भी सेंटेंस का स्टार्ट करोगे इन्वर्जन लगेगा, क्रिया है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी, तो यहाँ पे डाउट की वर्ब है वो इज है। अच्छा, नाउन से पहले हम लगाते हैं क्या? एक डिटर्मिनर लगाते हैं, तो नो जो है वो यहाँ पे डिटर्मिनर है ना। नो और नॉट में डिफरेंस ही ये होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नो और नॉट में अंतर क्या है, तो याद रखिए कि नो तो क्या है? एक एडवर्ब, जबकि नो क्या है? डिटर्मिनर। नो डिटर्मिनर है, नॉट एडवर्ब है, ये ध्यान रखेंगे। एनहांस क्या होता है? एनहांस का मतलब होता है
बढ़ाना। एनहांस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो कह रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो स्वतंत्र निकाय है, जो कि सिलेक्शन करेगी, वो एनहांस करेगी, बढ़ाएगी ईसीआई के इंडिपेंडेंस को। लेकिन कोर्ट की वर्ब है विल हैव टू, शैल हैव टू का मतलब होता है ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? कोर्ट को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये चाहता है। कोर्ट की इट की वर्ब है वांट्स, क्या चाहता है? स्पेल आउट करना इसके कंपोजिशन को कि ये बनेगा कैसे, या फिर इसको छोड़ना चाहता है पार्लियामेंट के हवाले। पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, याद रखेंगे, नो आर्टिकल। पार्लियामेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन आप याद रखें कि पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक है, किसी देश की पार्लियामेंट है, कुछ विशेष दे रखा हो किसकी पार्लियामेंट है, तो फिर दे लगा सकते हो, वरना पार्लियामेंट से पहले कुछ भी नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए जस्टिस के एम जोसेफ हेडिंग द बेंच। अब जस्टिस जो के एम जोसेफ है, जज का नाम है, ये व्यक्ति जो बेंच को हेड कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हेड है, इस व्यक्ति ने नोट किया है, इस व्यक्ति ने संज्ञान लिया है क्या कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं इन द पास्ट, इन्होंने भूतकाल में हैड फेयरली लॉन्ग टेन्योर्स। इनके मतलब बहुत लंबे लंबे अवधि थी, मतलब ये पद पर काफ़ी लंबे समय तक बने रहते थे। अनलाइक इन द रिसेंट टाइम्स, आजकल ऐसा नहीं है। अनलाइक का मतलब है ये बिल्कुल विपरीत है आज के समय के अनुसार अगर देखें तो। सब्जेक्ट है जस्टिस के एम जोसेफ, वर्ब है हैज़ नोटेड, सब्जेक्ट है सीईसी, वर्ब है हैड, फेयरली एडवर्ब है और ये कुछ उस शब्द के पहले लगेगा जो पॉजिटिव मीनिंग देता हो। तो ये अच्छी बात है, मतलब लेखक के अकॉर्डिंग कि इनके लॉन्ग टेन्योर्स, मतलब पीरियड। अनलाइक जो होता है वो हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था कि अनलाइक एक प्रेपोजिशन भी है और अनलाइक एक एडजेक्टिव भी है। अब आपको ये पता लगाना हो कि ये प्रेपोजिशन है कि एडजेक्टिव, तो बड़ा आसान तरीका है, अगर इसके बाद नाउन है तो ये प्रेपोजिशन मानो क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट होगा, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव मान सकते हो। इसके बाद में देखिए नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव मान लीजिए। रिसेंट टाइम्स मतलब हाल ही के समय में। आगे देखिए हाउएवर इट शुड बी रिमेंबर्ड, फिर भी इस बात को याद रखा जाना चाहिए। इट की वर्ब है शुड बी रिमेंबर्ड, पैसिव है ये बी के साथ में थर्ड फॉर्म, तो इस बात को याद रखा जाना चाहिए दैट सिंस 1993 के 1993 से द ईसीआई हैज़ बिकम, ईसीआई बन चुका है अ मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब इसमें बहु सदस्य निकाय, इसमें काफ़ी सारे सदस्य होते हैं। कंप्राइजिंग जिसमें शामिल है, कंप्राइज का मतलब शामिल होना, कौन कौन? एक तो सीईसी चेयरमैन होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए फिर से, सब्जेक्ट यहाँ पे है इट, वर्ब है शुड बी रिमेंबर्ड और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है इसलिए। 1993 ये वर्ष का नाम दे रखा है, याद रखिएगा जब भी किसी टाइम का नाम दे रखा हो, चाहे वर्ष का नाम हो, मंथ का नेम हो, डे का नेम हो, है ना, टाइम का नेम हो, तो वहाँ पे आपको सिंस लगाना होता है। नाम नहीं दे रखा होता तो वहाँ पे फॉर लगता है, ये ध्यान रखेंगे। ईसीआई की वर्ब है वो हैज़ बिकम है, ठीक है। इसके बाद कंप्राइज है, कंप्राइज के बारे में याद आपको ये रखना है कि कंप्राइज अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेता है। कंप्राइज जब ये एक्टिव वॉइस में होता है तो इसके बाद में हम प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं, लेकिन जब बी के साथ में कंप्राइज्ड होता है, जब बी के साथ में कंप्राइज्ड, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर ये सब, तो फिर आपको इसके साथ में ऑव लगाना पड़ता है। तो बी के साथ में कंप्राइज्ड हो तो ऑव लगाएंगे, अगर कंप्राइज ही दे रखा हो तो उसमें प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द करंट कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन, परंपरा। तो कह रहा है आज वर्तमान की जो एक परंपरा है वो क्या है? वो ये है कि अपॉइंट ईसीज, कि ईसीज को अपॉइंट करें। ईसीज कौन हुए? ईसीज हो गए इलेक्शन कमिश्नर्स, इनको अपॉइंट करें। एलिवेट देम, एलिवेट का मतलब होता है उनको रेज करें, उनको मतलब पदोन्नति दें, और क्या बना दें? सीईसी बना दें। सीईसी कौन हुआ? ये, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी, और किसके आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर, समय के आधार पर, कितना समय गुजारा है उसके बेसिस पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए इन इफेक्ट, अगर प्रभावी रूप से बात की जाए तो इट इज़, इट की वर्ब इज है। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही वो चीज़ है फॉर ईसीज इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, दैट रिक्वायर्ड, जिसमें ज़रूरत पड़ती है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, मतलब सूक्ष्म स्तर पर जांच पड़ताल। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है? क्लोज ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जांच पड़ताल को बोलते हैं क्या? स्क्रूटिनी। एंड इट इज़ हियर, और अब यहाँ पे ऐसा है दैट देयर इज स्कोप, कि ऐसा स्कोप है, ऐसा दायरा है फॉर पर्सनल विमजी। विमजी क्या होता है? विमजी का मतलब एक प्रकार से इसेंट्रिसिटी होती है, सनक को बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, सनक। आप इसको इसेंट्रिसिटी कह दो, या और भी बेहतर जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा आर्बिट्रेरीनेस।
आर्बिट्रेरीनेस, ये होता स्वच्छंदता की मनमाना ढंग। तो इसमें पर्सनल विम जी की एक स्कोप हो जाता है, प्ले अ रोल की ये भी एक भूमिका निभा सकता है। इट की वर्ब इज है, इट से स्टार्ट करते हो तो इम्फेटिक हो सकता है, जोड़ देने के लिए आ सकता है। तो कह रहा है इसी की जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना, वही वो चीज़ है जो यहाँ पे एक जांच के घेरे में आती है, इसको स्क्रूटिनी की ज़रूरत है। कारण क्या है, इट इज़ हियर दैट एज इट इज़ हियर, जैसा कारण यहाँ पे बन रहा है वो ये है कि स्कोप है, दैट यहाँ कंजंक्शन है तो दैट देयर से स्टार्ट है, और जब देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, क्रिया अपने कर्ता से पहले आएगी। तो दायरा है यहाँ पे, स्कोप है किस चीज़ का, एक संभावना बनती है कि वहाँ पे व्यक्तिगत आर्बिट्रेरीनेस, स्वतंत्रता, मनमाना ढंग चल सकता है, वो रोल प्ले कर सकता है। द CEC हैज ए 6 ईयर टेन्योर, CEC का 6 साल का अवधि है, बट शुड डिमिट, डिमिट का मतलब होता है रिजाइन, मतलब पद छोड़ने को डिमिट बोलते हैं, लेकिन ये पद छोड़ देगा ऑन अटेनिंग 65, ठीक है। तो मतलब जब 65 साल की उम्र का व्यक्ति हो जाए तो पद छोड़ना पड़ेगा, 6 साल भले ही पूरे न हुए हो। CEC की वर्ब हैज है और डिमिट यहाँ पे रिजाइन वर्ब है, और इसी की वर्ब है, CEC की वर्ब ही है शुड डिमिट। फिर कह रहा है कि द कोर्ट हैज़ क्वेश्चन, कोर्ट ने प्रश्न पूछा है, द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग CEC क्लोज टू द एज सो दैट दे हैव ओनली ए ब्रीफ टेन्योर। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन किया है किस बारे में, जो प्रैक्टिस है, जो एक फिलहाल एक चीज़ चल रही है वो क्या है कि CEC को आप उस एज के करीब यहाँ पे अपॉइंट करते हो ताकि उनका एक ब्रीफ टेन्योर ही हो, केवल बहुत ही कम समयावधि उनके पास हो, ठीक है। कोर्ट की वर्ब हैज क्वेश्चन, तो कोर्ट ने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है किस बारे में कि वर्तमान प्रथा ये है कि CEC को उस एज के आसपास नियुक्त किया जाता है जब उनके पास टाइम बहुत कम होता है। हाउएवर इट मे बी आर्ग्यूड, फिर भी इस बात का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इस बात को तर्क दिया जा सकता है दैट इवन चीफ जस्टिसेज हैव ब्रीफ टेन्योर्स, कि यहाँ तक कि जो चीफ जस्टिसेज हैं उनका भी टेन्योर ब्रीफ हो सकता है, बट दैट डज नॉट अंडरमाइन देयर इंडिपेंडेंस, लेकिन ये उनकी आज़ादी को कमज़ोर नहीं करता है। अंडरमाइन क्या है, अंडरमाइन का मतलब होता है इरोड या फिर कह सकते हैं वीकन, ठीक है। फिर समझ लो, इट की वर्ब में भी आर्ग्यूड है, पैसिव है, लेकिन इस बात का तर्क दिया जा सकता है कि यहाँ तक कि चीफ जस्टिसेज हैं उनका भी ब्रीफ टेन्योर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इंडिपेंडेंस कमज़ोर कर दी जाए, कम कर दी जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ कंटेंडेड, कंटेंड क्या होता है, कंटेंड का मतलब होता है क्लेम करना या असर्ट करना, दावा करना, ठीक है। तो कह रहा है गवर्नमेंट जो है उसने एक तर्क दिया है, एक दावा किया है क्या, दैट ए मेंबर्स होल्ड टेन्योर, की एक सदस्य का जो पूरा अवधि है किस में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, एंड नॉट मेल ड्यूरेशन एज CEC, केवल ड्यूरेशन पर विचार नहीं करना जैसा कि CEC के लिए होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसने तर्क दिया है कि एक मेंबर जो है उसका पूरी अवधि जो ECI में होती है उसको भी कंसीडर करो, केवल आप CEC का टेन्योर क्यों देख रहे हो, CEC का ड्यूरेशन क्यों देख रहे हो। मेयरली का मतलब ओनली है, गवर्नमेंट की वर्ब हैज़ कंटेंडेड है, फिर यहाँ पे टेन्योर की वर्ब जो है वो शुड बी कंसीडर्ड है, और ये पैसिव है बी के साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए, मेयरली का मतलब ओनली होता है। द रियल डिफरेंस, अब जो वास्तविक अंतर है वो क्या है, इट्स सिक्योर्ड टेन्योर, मतलब आप किस अवधि की सुरक्षा देते हो, सिक्योरिटी देते हो कि हाँ इतना तो आपको टेन्योर मिलेगा ही। दैट कुड कम फ्रॉम ऑपरेशनल फ्रीडम एंड स्पेस, और दैट जो है वो किसके लिए आ रहा है, इस सिक्योरिटी के लिए। ये सिक्योरिटी आ सकती है, संभावना बता रहा है कुड के द्वारा, फ्रॉम ऑपरेशनल फ्रीडम एंड स्पेस, किससे आ सकती है, आपको अगर थोड़ा स्पेस मिले काम करने का और ऑपरेशनल फ्रीडम मिले, मतलब जो आप काम करते हो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो कह रहा रियल डिफरेंस जो है ना वो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो कहाँ से आ सकती है, ऑपरेशनल फ्रीडम और स्पेस से। वाइल सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको टेन्योर की सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ आप कम से कम इतना समय काम करोगे। दे कैन बी रिमूव्ड, उनको हटाया जा सकता है केवल इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, ठीक है, सुना होगा आपने, बाय पार्लियामेंट, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ओनली द CEC एंजॉयज द सेम स्टेटस, अब कह रहा है केवल CEC के पास ही ऐसा स्टेटस है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं जो चीफ इलेक्शन का जो है कमीशन, उसकी बात कर रहा है, कमिश्नर है उसकी बात कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इसकी वर्ब है हैव, सिक्योरिटी है नाउन, ये प्रपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट। तो जहाँ
वाइल एक्चुअली क्या करता है, दो ऐसे क्लॉजेस को जोड़ता है जो विपरीत अर्थ वाले हों, और यहाँ पे यूँ कह सकते हो कि जहाँ एक तरफ ऐसा है दूसरी तरफ ऐसा है, दोनों विपरीत मिलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलेंगे। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, अब आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट से पहले दय क्यों नहीं है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की हम बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको सिक्योरिटी मिली हुई टेन्योर की, अब जजेस के लिए दे लगाया प्रोनाउन, उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है। पैसिव हो गया बी के साथ में थर्ड फॉर्म, कैसे, केवल इंपीचमेंट के द्वारा। इंपीचमेंट कौन लाएगा, संसद, ठीक है, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल लगाना नहीं है। अब कह रहे हैं वहीं केवल सीईसी ही ऐसे हैं जिनके पास यही स्टेटस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलता है। द ईसीज कैन बी रिमूव्ड। अब जो ईसीज हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है, किसके रिकमेंडेशन पर, इनके रिकमेंडेशन पर, इनकी सिफारिश पर। इसीज की वर्ब है वो कैन बी रिमूव्ड है। देयर इज अ गुड केस, अब यहाँ पे एक अच्छी स्थिति बनती है फॉर एक्सटेंडिंग द सेम टेन्योर, की आप वही टेन्योर दो, एक्सटेंड करो, आगे बढ़ाओ, सिक्योरिटी टू द ईसीज टू। टेन्योर सिक्योरिटी आप ईसीज को भी दो, जो सीईसी को मिल रहा है सिक्योरिटी, वैसे सिक्योरिटी आप ईसीज को भी दो। ये एक केस बन रहा है। गुड केस की वर्ब है वो इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है, तो फिर से आप देख सकते हैं कि वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज इन प्लेस, इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार का अपॉइंटमेंट प्रोसेस वर्तमान में चल रहा है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस की वर्ब इज है। इन प्लेस का मतलब एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है, रिगार्डलेस जो शब्द है इसका मतलब होता है डेस्पाइट। रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है, डेस्पाइट, इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद कि आप मतलब इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देना है, इससे मतलब ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस कौन सा चल रहा है, आपको तो बस ये काम करवाना है। अच्छा, टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिसकी हमें विशेषता बतानी होती है, ठीक है ना। टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करेंगे जिसकी हमें विशेषता बतानी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो सब आज का एडिटोरियल हुआ आपका। अब बात रही क्लोज टेस्ट की। ये जो क्विज़ है ये उन लोगों के लिए है जो पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, ठीक है।